रूहानी अपने कमरे में वंश को देखकर थोड़ी सी शॉक्ड हो गई। रूहानी टाइम देखते हुए कहती है, 2 बजे तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो? तुम्हारा दिमाग खराब है? कोई इतनी रात को किसी लड़की के कमरे में घुसता है क्या? रूहानी बोले ही जा रही थी, वहीं वंश बस एकटक रूहानी को ही देख रहा था। रूहानी अचानक से वंश रूहानी को गले लगाता है। रूहानी एकदम से फ्रीज हो जाती है। होश में आते ही रूहानी खुद को छुड़वाते हुए कहती है, पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। वंश रूहानी को टाइटली गले लगाकर धीरे से कहता है, मैं वापस बेंगलोर जा रहा हूँ रूहानी। इतना बोलते ही वंश अब एकदम से रुक जाता है। वहीं रूहानी ने अब खुद को छुड़ाना बंद कर दिया था। वंश रूहानी की चुप होता देख आगे कहता है, आखिरी बार तुम्हें देखने का मन कर रहा था तो मैं चला आया। मैं तुम्हारी शादी होता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। इतना बोलते ही वंश पीछे हो जाता है और रूहानी को देखने लगता है, जो कि उसे एकटक देख रही थी। काफ़ी देर तक देखते रहने के बाद वंश रूहानी के चेहरे को अपने हाथों में भरकर माथे को चूम लेता है और अपने सर को रूहानी के सर के साथ जोड़कर कहता, आई लव यू, आई रियली लव यू रूहानी। इतना कहते ही वह झटके से उठकर बैठ जाता है। वंश सामने देखता है तो वह अपने कमरे में इस वक्त बैठा था। जो कुछ वह कह रहा था, कर रहा था, वह एक सपना था। यह सब सोचकर वंश अब जल्दी से बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। इस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। वंश रेडी होकर आता है और अपना फ़ोन लिए तुरंत बाहर चला जाता है। इस वक्त घर के सभी कोई सो रहे थे। यह देख वंश अपने कदम बढ़ाए जल्दी जल्दी जाने लगता है कि उसे पीछे से किसी की आवाज़ आती है। वंश के कदम अब एकदम से ठहर जाते हैं। वह मुड़कर देखता है तो पीछे यह उसकी माँ राखी थी। राखी वंश के पास आकर कहती है, इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो? वंश थोड़ा इधर से उधर देख बोलता है, वो मैं वापस बेंगलोर जा रहा हूँ मॉम। राखी वंश को बहुत ध्यान से देखती है, फिर धीरे से अपने हाथ बढ़ाए गालों को उसके छूते हुए कहती है, तुम ठीक तो हो ना वंश? वंश राखी के हाथ को पकड़कर कहता है, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है मॉम। मैं रूहानी की शादी होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ। मैं उसकी ज़िंदगी को अपनी फीलिंग से ख़राब नहीं करूँगा। राखी काफ़ी देर तक वंश को देखती रहती हैं, फिर अचानक उसके गले लग गई। वंश को अपनी मॉम के गले लग बहुत सुकून मिलता है। राखी वंश को गले लगाए हुए कहती हैं, तुम्हें पता है वंश, जब तुम सब कोई छोटे थे तो मैंने यह सोच रखा था कि रूह को अपनी बड़ी बहू और रूहानी को अपनी छोटी बहू बनाऊंगी, लेकिन वक्त पहुंचते ही सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। तुमने जब मुझसे सिया को मिलाया था,
उसी वक्त मैं तुम्हारी और रूहानी की एंगेजमेंट के लिए ही सोच रही थी, लेकिन तुमने सिया से शादी करने का फैसला कर लिया। वंश कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप वैसे क्या वैसे ही गले लगे रहता है। वहीं रूहानी वॉशरूम से बाहर आती है। वह अपने हाथों को बहुत ही गौर से देखती। मेहंदी का रंग बहुत ही गहरा चढ़ा था, जो पीयूष के साथ गहरे रिश्ते को दर्शा रहा था। रूहानी कुछ सोचते हुए फ़ोन से अपने हाथ का फोटो खींचती है और पीयूष को सेंड कर देती है। इधर पीयूष, जो इस वक्त लैपटॉप पर रूहानी की तस्वीर ही देख रहा था, वह मैसेज की आवाज़ से फ़ोन को ऑन करके देखता है तो उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह फोटो को होठों में चूम कर कहता है, रंग तो चढ़ना ही था। आज शादी होते ही सबसे पहले मैं आपके सामने अपने प्यार का इजहार करूँगा। मैं आज बहुत बहुत बेताब हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको दुल्हन के जोड़े में देखने के लिए। ये दिन कब ढलेगा, कब मैं आपको देखूँगा। सीरियसली, मैं एकदम से अब पागल हुए ही जा रहा हूँ। मुझसे अब और इंतज़ार नहीं हो रहा है। सिंघानिया बिला। माया ट्रे लेकर रूहानी के कमरे में जाती हैं। माया को देखते ही रूहानी अच्छे से बैठ जाती है। माया ट्रे को रूहानी की ओर बढ़ाते हुए कहती है, ये लीजिए, आज मैंने अपने हाथों से आपके लिए आपका पसंदीदा नाश्ता बनाया है। रूहानी नाश्ते को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन माँ, आज मेरी शादी है। आज तो मुझे उपवास में रहना है ना। यह सुनते ही माया का चेहरा एकदम से मुरझा जाता है। उसी वक्त रूहान आकर ट्रे का नाश्ता लिए बेड पर बैठकर खुद खाते हुए कहता है, माँ, मैं यहाँ कब से भूखा बैठा हूँ और आप जो खा नहीं सकती उसे नाश्ता खिला रही हैं। रूहानी रूहान को घूर कर देखने लगती है। रूहान बिंदास अपने नाश्ते को एंजॉय करते हुए, भाई वाह, मज़ा आ गया। इतना अच्छा नाश्ता और इतना सारा प्यार भर भर कर आज तो इसी से मेरा पेट भर जाएगा। रूहानी रूहान की बातों से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है। माया बस दोनों की नौटंकी को देख रही थी। रूहान प्लेट को खाली करके टाइम देखते हुए कहता है, पता नहीं आज घड़ी को क्या हो गया है। मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ कि शाम हो जाए, जल्द से जल्द रूहानी की शादी हो जाए और वह जल्दी से यहाँ से चली जाए। लेकिन नहीं, ये घड़ी तो आज कछुए की तरह ही चल रही है। रूहानी माया से जल्दी कहती है, माँ, देखिए ना, भाई आज भी मुझे परेशान कर रहे हैं। माया रूहान को आंखें दिखाए हुए बोलती है, रूहान, आज नहीं। उनके इतना बोलते ही अनुजा अर्जुन अंदर आते हुए कहते हैं, चाची, आज ही तो सही वक्त है। वैसे रूहानी, तुमने अपना सामान तो बांध लिया है ना, क्योंकि शादी होने के बाद हम ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रूहानी यह सुनकर फिर एक बार माया की ओर देखने लगती है। माया हार मानते हुए ट्रे को पकड़े हुए कहती हैं, आप ही संभालिए अपने भाई को। मैं अब भाई बहन के बीच बिल्कुल भी नहीं पड़ूंगी।
इतना बोलते ही माया वहाँ से चली जाती हैं। रूहानी तीनों को देखती है, फिर अचानक से वह अर्जुन के गले लगकर रोने लगती है। अर्जुन के साथ साथ अनुज और रूहान की भी आंखें अब नम हो जाती हैं। वो दोनों भी रूहानी को गले लगा लेते हैं। इस वक्त चारों एक साथ गले लगे हुए थे। अर्जुन रूहानी के बालों को सहलाते हुए कहता है, चुप कर पागल, अभी से रोएगी तो विदाई के समय क्या ही रोएगी। रूहानी रोते हुए कहती है, आप सब बहुत बहुत बुरे हो, हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं। अनुज रूहानी के पीठ को सहलाए हुए कहता है, अब तो तू जा रही हो ना, हमसे दूर तुम्हें परेशान करने वाला अब हम में से कोई भी नहीं होगा। यह सुनकर रूहानी और टाइटली पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। रूहान तुरंत रूहानी को अपने गले लगाकर, चुप, बिल्कुल चुप, ऐसे रोते हुए तुम्हें पता है तुम बिल्कुल चूहिया लगती हो। यह सुनकर रूहानी रोते हुए रूहान को मारने लगती है और फिर कहती है, आप बस हमेशा मुझे चिढ़ाते ही रहते हैं। रूहान रूहानी के माथे को चूम कर कहता है, अब बिल्कुल चुप हो जाओ, अब से मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं चिढ़ाऊंगा। इतना बोलते ही रूहान रूहानी के आंसुओं को पोंछता है। रूहानी अब बस सिसकने लगती है। फिर एक बार चारों गले लग जाते हैं। बाहर खड़ी विकासा जी और माया जी की भी आंखें नम थी। माया की तो आंसू भी बह रहे थे। माया विकासा के गले लगकर कहती हैं, मैं कैसे रहूँगी रूहानी के बिना। भाभी। विकासा माया के पीठ पर हाथ रख लेती हैं। आज भाई बहन से लेकर भाभी तक रूहानी के कमरे में उपस्थित थे। सभी रूहानी को हंसा रहे थे। वह हंस भी रही थी, लेकिन मन के एक कोने में से वह रो भी रही थी। प्रीत और सपना अपने माँ पापा से विदाई लेते समय जो बीता था वह उसे बता रही थी, तो वहीं ज्येष्ठा और दिव्या ससुराल में बिताए खुशियों के पलों को भी बता रही थी। शौर्या भी इन सब चीज़ों को सुन रही थी, क्योंकि उसने तो ये सब कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। हमारे यहाँ कमरे में रूहानी के बचपन से लेकर आज तक की चीज़ों को और एल्बम को देख रहे थे। पापा का प्यार ही बहुत अजीब सा होता है। पापा अपने प्यार को हमेशा दिल के एक कोने में छुपाए रहते हैं, जो अकेले में ही निकालते हैं। जिस वक्त को हम सोचते हैं जल्दी न बीते, वही वक्त बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाता है। दिन कब बातों में ढल गया ये किसी को खबर तक न हुई, पर जिम्मेदारी होने की वजह से सब जल्दी तैयार होकर मेहमानों का स्वागत करने लगते हैं। सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई थी। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आदित्य की ही रहती है, लेकिन आज ध्रुव ने भी यह जिम्मेदारी ले ली थी। रूहानी को आज उसकी सारी भाभियाँ तैयार कर रही थीं। एक डार्क रेड कलर का लहंगा, पैरों में पायल, हाथों में भर भर कर चूड़ियाँ, गले पर हीरों और सोने से भरा हुआ हार, बड़े बड़े इयररिंग, मांग टीका, नाक पर नथनी, आँखों में काजल, होठों पे रेड कलर की लिपस्टिक
और बहुत से श्रृंगार के साथ रूहानी को सजाया गया था। रूहानी बस एकटक खुद को आईने में देख रही थी। सब कुछ रेडी होने के बाद दिव्या कहती है, रूहानी आप कुछ देर तक बैठिए, हम अभी आते हैं। रूहानी बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। सभी अब वहाँ से चली जाती हैं। कमरे पर अब रूहानी एकदम अकेली बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर अचानक ही दर्द उभरने सा लगता है। रूहानी अपनी जगह से उठकर कबर्ड के लॉकर से एक डायरी निकालती है और उसे ले जाकर आईने के सामने खड़ी हो जाती है। रूहानी डायरी के पहले पेज पर रखी वंश की तस्वीर को उठाकर देखते हुए कहती है, तुमने सही कहा था शिया, तुम मुझसे वंश को इस तरह छीन लोगी कि वह कभी अपने फीलिंग्स को मेरे सामने जाहिर नहीं कर पाएगा। मैं बस तुम्हें गलत साबित करने के लिए कब से वंश के इजहार का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने नहीं किया। रूहानी अपने आंसू बहे वंश के फोटो को देख कर कहती है, मैं कितनी बार तुमसे बस एक ही सवाल करती थी वंश, कि तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर नहीं, लेकिन तुमने हर वक्त मुझे ठुकरा दिया। मुझे अपने प्यार पर भरोसा था वंश, कि तुम्हें मेरे प्यार का कभी ना कभी एहसास होगा। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ ये भी मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी, लेकिन तुमने अपने दिल की बात ना सुनकर बस दिमाग की बातें सुनी। इतना बोलते ही रूहानी अपने आंसुओं को पोंछकर डायरी को देखते हुए कहती है, इसी डायरी में मेरे इजहार, मेरा प्यार शब्दों की लिखावट में बयां हुआ है, जो मैंने पास्ट में तुम्हें पाने की गुंजाइश लिए लिखा था। लेकिन आज मैं अपने इस पास्ट को ही ख़त्म करना चाहती हूँ। इतना कहते ही रूहानी उस डायरी को जला देती है। रूहानी चिल्लाते हुए कहती है, जब तुमने ही अपने दिल की बात नहीं सुनी तो मैं क्यों सुनूं? अब मैं तुम्हें याद नहीं करूँगी, अब मैं तुम्हें भूलूँगी, समझे तुम? अब मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए ही भूल जाऊँगी। इतना कहते कहते हुए रूहानी रोते रोते ज़मीन पर बैठ जाती है। वहीं बंगलौर पर वंश नाइट क्लब में चेयर पर बैठा ड्रिंक्स को हाथ में लिए बस उसे एकटक देखे ही जा रहा था। उसने अब तक बस एक ड्रिंक की थी, पर अब जैसे मन पूरा बेचैन हुआ था। वंश ड्रिंक को देख ही रहा था कि तभी उसे एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई देती। वंश सर घुमा कर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। उसके मुंह से एक आश्चर्य भरी आवाज़ आती है, सिया। सिया अपने दोस्तों के साथ हंसते हंसते हुए बातें कर रही थी। जो लड़की सालों पहले मर चुकी थी, उसे देखकर वंश बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड रह गया। वह एक मिनट भी बिना देरी किए हुए जल्दी से सिया के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। सिया के पास उपस्थित उसके दोस्त बस दोनों को देखते रह गए। वहीं सिया को बस वंश की पीठ ही दिख रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये कौन है।
इसलिए सिया खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? वंश बिना रुके नाइट क्लब के पीछे गार्डन की ओर खींचते हुए लेकर जाता है और एक झटके से मुड़कर उसके कंधे को पकड़कर कहता है, व्हाट इज सिया? सिया तुम जिंदा हो? सिया अपने कंधे से वंश के हाथ हटाए पीछे होकर कहती है, ओ माय गॉड वंश, तुम मेरे सामने हो। वैसे ये जिंदा हूँ का क्या मतलब है? मैं मरी ही कब थी? वंश अब आश्चर्य से सिया को देखता रहता है। सिया कुछ देर तक सोचती है और फिर अचानक से पागलों की तरह हंसते हुए कहती है, वेट वेट, ओह, तो अब मुझे याद आया कि तुम तो अब भी मेरे जाल में फंसे हुए हो। ओ गॉड, ये तो मैं भूल ही चुकी थी। बोलते हुए हंसते हुए इधर से उधर घूमने लगती है। वहीं वंश को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर सिया किस जाल की बात कर रही थी। सिया एक जगह रुककर हंसते हुए कहती है, सॉरी सॉरी वंश, आई कैन नॉट कंट्रोल इट। इतना बोलते हुए वह फिर से हंसने लगती है। वंश को सिया की हंसी से थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा था। काफी देर तक हंसने के बाद सिया मुस्कुराते हुए कहती है, सो मिस्टर वंश ठाकुर, हाय, कैसे हो? वंश सिया की मुस्कुराहट देख दांतों को गुस्से से भेजते हुए कहता है, भाड़ में जाए ये तुम्हारा हाय हेलो। ये बताओ, अगर तुम जिंदा थी तो पूरी दुनिया में तुमने मरने की न्यूज़ क्यों फैलाई? सिया फिर एक बार मुस्कुराते हुए कहती है, चिल वंश चिल। वंश को सिया की बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह आगे बढ़कर सिया के कंधे को बहुत जोर से पकड़कर कहता है, तुम्हारी वजह से मैं अपनी फीलिंग तक को समझ नहीं पाया, जिसकी वजह से आज रूहानी की शादी हो रही है। अगर मुझे पता होता कि तुम जिंदा हो तो मैं कब तक उससे अपने दिल की बात कह देता, लेकिन तुम्हारे मरने के गिल्ट में मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। यह सुनकर सिया के होठों पर एक गहरी सी मुस्कुराहट छा गई। वह कहती है, यही तो मैं चाहती थी। यू नो व्हाट वंस, आई रियली हेट यू रूहानी सिंघानिया। उसके इतना कहते ही आंखों में एक नफरत सी उसके झलकने लगी। सिया वंश को दूर ढकेल कर चिल्लाते हुए कहती है, मैं नफरत करती हूँ उस रूहानी सिंघानिया से। ये सब जो हो रहा है सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। उसकी वजह से मेरे भाई ने सुसाइड कर लिया। माय ब्रदर लव रूहानी सिंघानिया, बट उसने मेरे भाई के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से मेरे इकलौते भाई ने, जिससे मैं जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी, उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। वंश आश्चर्यचकित से कहता है, पर तुम तो अनाथ और उसकी बेस्ट फ्रेंड। सिया बीच में ही कहती है, सब मेरा जाल था, मेरी डायरी, मेरी दोस्ती, मेरा तुम्हारे प्यार में पड़ना। आई जस्ट ए ट्रैप, बस अपने बदले के लिए मैंने तुम्हारी रूहानी से दोस्ती कर ली।
बस फिर क्या था, वह मुझ पर इतना ज़्यादा भरोसा करने लगी थी कि उसने अपनी दी को ना बताकर मुझे बताया कि वह तुमसे कितना प्यार करती है। यू नो व्हाट, वो तुम्हें प्रपोज भी करने वाली थी। बट जिस दिन वो तुम्हें प्रपोज करने वाली थी उसी दिन मैं तुम्हें कर दिया। और तुम्हें पता है तुमने मुझे हाँ क्यों कहा? बिकॉज तुम ऐसे नशे में थे जिसमें तुम्हारा दिल और दिमाग कंट्रोल में ही नहीं रहता था। सब कुछ मेरे कंट्रोल में था। वंश हैरानी से कहता है, इट्स मीन तुम मुझे ड्रग्स देती थी? वंश की बातों को सुनकर शिया हंसते हुए कहती है, स्मार्ट बॉय, यस मैं तुम्हें ड्रग्स देती थी। तुम्हें पता है जब तुमने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया तो तुम्हारी रूहानी का क्या हाल हुआ था। बेचारी चीख चीख कर रो रही थी। उसे तड़पता देख मेरे दिल को बहुत ही सुकून मिलता था। ये सब सुनकर वंश अंदर तक दर्द से भर उठता है। सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से उसकी रूहानी तड़प तड़प कर जी रही थी। वंश का शरीर एकदम से ढीला पड़ गया था। वह लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया और फिर बेंच के सहारे खड़ा हो गया। शिया आगे बोली, मैं तो उसे जान से भी मारने के लिए आई थी, लेकिन उसे ऐसा तड़पता देख मुझे समझ आ चुका था कि इंसान को मरने से ज़्यादा उस वक्त बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है जब उसका प्यार उससे दूर जाता है। अब मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रह तो नहीं सकती थी, इसलिए मैंने ये प्लान किया कि मैं तुम्हें अपने गिल्ट में ऐसा डुबा दूंगी कि तुम रूहानी को क्या किसी और भी लड़की का फीलिंग नहीं समझ पाओगे। और ऐसा ही हुआ। शायद तुम्हें ये बात ना पता हो कि तुम्हारी रूहानी को सब कुछ पता है कि ये सब कुछ मेरा प्लान था। मैं मरी नहीं हूँ। और सबसे ख़ास बात यह है कि उसने मुझे चैलेंज किया था कि वह तब तक अपनी फीलिंग्स को नहीं बताएगी जब तक तुम अपने फीलिंग्स को उसके सामने नहीं रखोगे। और आज मुझे ये पता चल रहा है कि उसकी शादी हो रही है। इट्स मीन तुमने आज तक अपने दिल को मेरे मरने के गम में डुबो कर रखा है। नाइस। उसके इतना कहते ही वंश उसका गला पकड़ लेता है और फिर गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आई विल किल यू। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में बारात चौखट पर आ चुकी थी। सबके स्वागत के लिए सिंघानिया परिवार चौखट पर खड़े थे। अंदर बुलाकर उनके बिठाया जाता है। पीयूष की नज़र बस रूहानी को ढूंढ रही थी। कुछ वक्त में ही पंडित जी दूल्हे को मंडप पर बुलाते हैं। पीयूष मंडप पर बैठे बार बार उसकी नज़रें घर की ओर ही जा रही थी। तभी दिव्या पंडित जी को एक थाल देती है और पीयूष के कान में धीरे से कहती है, बस कीजिए दूल्हे राजा, आपकी दुल्हन कहीं भागी नहीं जा रही है। पीयूष अब एकदम सकपका सा जाता है और तुरंत इधर से उधर देखने लगता है। दिव्या मुस्कुराते हुए वहाँ से हट जाती है। बेंगलोर वंश सिया का गाल जोरों से दबाया जा रहा था। सिया की सांसें फूलने लगी थीं, लेकिन वंश के गुस्से से खुद को छुड़ा
तक नहीं पा रही थी। सिया की आंखों से अब लगातार आंसू बहने लगती हैं। वंश अपने वश में नहीं था। तभी अचानक उसे कुछ याद आता है। वह धीरे से कहता है, शादी? रूहानी की तो अभी शादी है। इतना बोलते ही वह सिया को छोड़कर कहता है, नहीं, ये शादी नहीं हो सकती रूहानी। मैं तुम्हें किसी और का बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो। इतना बोलते ही वह सिया को एक नज़र देख भागते हुए वहां से चला जाता है। वहीं सिया गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वंश तेज रफ्तार में कार को चलाकर फोन पर ऑर्डर दे रहा था, मुझे अभी के अभी अर्जेंटली मुंबई पहुंचना है। उधर से आवाज़ आती है, अभी की फ्लाइट है लेकिन वो अब 1 घंटे बाद ही लैंड करेगी। वंश एकदम गुस्से से उस पर चिल्लाता है, मुझे कुछ नहीं पता तुम क्या करोगे। पूरी टिकट खरीदो, प्लेन खरीदो या पायलट को ही खरीद लो। मुझे इसी वक्त मुंबई पहुंचना है। उधर फिर से एक आवाज़ आती है, ओके सर, लेकिन इससे अच्छा तो आप चौपर पर ही चले जाते। वंश हाँ में जवाब देता है और कॉल को कट करके ऊपर देख कर कहता है, प्लीज़ कुछ भी हो जाए पर रूहानी की शादी ना हो। प्लीज़ प्लीज़। मुझे मुंबई काफ़ी इंतज़ार करने के बाद पंडित के कहने पर रूहानी को बाहर लाया जाता है। रूहानी को देख पीयूष बस उसे ही देखता रह जाता है। रूहानी की नज़रें इस वक्त झुकी हुई थीं। दिल में दर्द होने के बावजूद भी उसके होठों में शर्माहट वाली मुस्कुराहट थी, जिसे वह सबको दिखा रही थी। रूहानी अपने दर्द को छिपाना बहुत अच्छी तरीके से जानती थी, जिसे आज तक कोई समझ ही नहीं पाया था। रूहानी के करीब जाते ही पीयूष अपनी जगह से उठकर मंडप पर रूहानी को लाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। रूहानी कुछ पल उसके हाथ को देख पीयूष को देखती है, फिर मुस्कुराते हुए अपने हाथ को पीयूष के हाथ में ही रख देती है। पीयूष रूहानी को अपने साथ मंडप पर बिठाता है और उसके कान में धीरे से कहता है, मन कर रहा है शादी को छोड़कर बस मैं आपको ही देखता रहूं। एक बहुत कीमती हीरे से कम नहीं हो आप मेरे लिए। रूहानी नजरें झुकाए हुए बस धीरे से मुस्कुरा देती है। तभी पंडित जी की आवाज़ आती है, वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। पंडित जी के कहने के साथ पीयूष खड़ा होकर रूहानी को खड़ा होने के लिए इशारा देता है। रूहानी पीयूष का हाथ पकड़े खड़ी हो जाती है। दोनों के सामने वरमाला की थाल रखी जाती है। पहले पीयूष वरमाला पहनाता है रूहानी को, फिर रूहानी पहनाती है। रूहान खड़ा होकर मंडप पर हो रही रस्मों को ही देख रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। वह कॉल देखता है तो यह वंश का था। रूहान तुरंत कॉल रिसीव करके कान में लगाता है। इधर वंश हड़बड़ाते हुए कहता है, हेलो हेलो रूहान, प्लीज़ ये शादी मत होने देना। प्लीज़ यार, ये शादी मत होने दे। वहीं इधर रूहान को वंश के कहे शब्द एक भी सुनाई नहीं दे रहे थे। रूहान कॉल पर हेलो
हेलो अंश। हेलो अंश, कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। तू कहाँ है? ये आवाज़ कैसी आ रही है? वंश इस वक्त चौपर पर बैठा हुआ था। वहीं वंश परेशान होकर, हेलो रूहान, तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? वहीं रूहान को इधर कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। काफ़ी देर तक जब कुछ भी सुनाई नहीं देता तो वंश कॉल को कट कर देता है। मंडप पर कन्यादान की पूजा के बाद दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं। पीयूष फेरों के वक्त भी रूहानी के हाथों को पकड़े ही रहता है, जिसे देखकर सिंघानिया परिवार के साथ साथ मिश्रा परिवार के होठों पर भी एक बड़ी सी मुस्कान थी। सातों फेरों के साथ 7 वचन लेते ही दोनों अब फिर एक बार मंडप पे बैठ जाते हैं। माया अमर के कंधे पर सर रखे कहती हैं, अमर, आज हमारे बच्चों के प्रति हमारी जिम्मेवारी पूरी हो गई है। अमर माया के सर पर हाथ रखे सहलाते हुए पर कुछ नहीं बोलते। माया की आंखों में जहाँ खुशी थी तो रूहानी को दूर भेजने के ख्याल से उनकी आंखें भी नम थी। पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए कहते हैं, कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। इतना बोलते हुए एक थाल में मंगलसूत्र को बढ़ा देते हैं। मंगलसूत्र को देख रूहानी की दिल की धड़कन अचानक ही बढ़ जाती है। वह खुद को संभाले हुए धीरे से कहती है, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। आज कोई दिल, कोई धड़कन मुझे नहीं रोक सकती। पीयूष मंगलसूत्र को उठाकर आगे बढ़कर रूहानी के गले में पहनाते हुए उसकी आंखों में देखकर कहता है, ये एक ऐसा बंधन है जो आपको हमारे रिश्ते से मुझसे हमेशा जोड़ कर रखेगा। रूहानी भी एकटक पीयूष की आंखों में देखे जा रही थी। वह पीयूष की आंखों में देखते हुए कहती है, हम कभी भी आपके साथ बंधे इस रिश्ते को और इस बंधन को टूटने नहीं देंगे। पीयूष मंगलसूत्र बांधकर मुस्कुराते हुए पीछे हट जाता है। उसके बाद पंडित जी की फिर से आवाज़ आती है, कन्या के मांग में सिंदूर भरिए। पीयूष अपने हाथों में सिंदूर लिए रूहानी को देखते हुए कहता है, ये सिंदूर आपकी मांग में सजकर बस आपको मेरे होने का दावा करेगा। आप बस मेरी हैं। ये सिंदूर बस इस बात की निशानी है। कहते हुए पीयूष रूहानी की मांग में सिंदूर भर देता है। रूहानी की आंखें बंद हो जाती हैं और उसकी आंखों से एक कतरा आंसू भी बह जाता है। वह आंखें बंद करके ही पीयूष से कहती है, आज से मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी हूँ। मैं हमेशा आपके साथ जोड़ कर रखे इस मंगलसूत्र को अपने गले में पहनी रहूँगी और आपके नाम से भरी मांग को हमेशा सिंदूर से भर कर रखूँगी। यह सुनते ही पीयूष रूहानी के बहते हुए आंसुओं को पोंछता है और रूहानी के माथे को अपने होठों से चूम लेता है। उसके यह करते ही रूहानी तुरंत पीयूष को गले लगा लेती है। वहीं पंडित जी के आखिरी में एक शब्द को कहते ही शादी संपन्न हुई। यह एक शब्द वंश जो भागते हुए मंडप की ओर आ रहा था, उसके कदम एकदम से ठहर गए।
रूहान की नज़र भी वंश पर पड़ती है। वंश पसीने से पूरा का पूरा तरबतर हो चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, चेहरे पर असहाय दर्द था। वह बस एकटक मंडप की ओर ही देखे जा रहा था।